हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफराना स्मिथ और आज है 12 नवंबर 2021। तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमारे पास आज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला न्यूज़ जो है वो ओलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड है। कुछ 8 लोग अरेस्ट हुए हैं ओडिशा कोस्ट के पास बिकॉज ऑफ दिस ओलिव रिडली टर्टल। जैसे आपको पता है इनका बहुत इलीगल इधर से उधर मूवमेंट करवाते हैं लोग फॉर वेरियस स्पेसिफिक पर्पस। तो इसी रीज़न की वजह से 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। तो न्यूज़ में हमारे लिए इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि 8 लोग अरेस्ट हुए, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ओलिव रिडली टर्टल्स क्या है, इनका IUCN स्टेटस क्या है, साइट्स में इनका स्टेटस क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये कहाँ आते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें जानना है। ओलिव रिडली टर्टल आपके वल्नरेबल कैटेगरी में है, IUCN के शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1 में आते हैं। ओलिव रिडली टर्टल आपके these are the smallest or the most abundant of all turtles from the world। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये टर्टल्स आपके कार्निवर्स होते हैं and get their name from their olive colored carapace। इनका ओलिव रिडली टर्टल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द ओलिव कलर। ओके, ये कहाँ मिलता है? जैसे मैंने आपको बताया उड़ीसा में लोग अरेस्ट हुए हैं। तो इनकी मास नेस्टिंग जो होती है, जहाँ जो मास नेस्टिंग ओलिव रिडली टर्टल्स का होता है, उस फीचर को अरीबाड़ा बोलते हैं। तो ये उड़ीसा कोस्ट के पास में मिलती है एंड दीज थिंग्स यू माइट हैव बीन रीडिंग फ्रॉम पास्ट 1 ईयर बिकॉज ओलिव रिडली इज़ अ थिंग जो आपको 1 महीने के 2-3 एनालिसिस में तो ये ओलिव रिडली टर्टल का जिक्र होता ही होता है। ओके, तो ओलिव रिडली टर्टल टर्न अप इन मिलियंस फॉर मास नेस्टिंग कहाँ पे? मैंने आपको बताया ओडिशा कोस्ट में, एवरीवेयर नेमली एट 3 रिवर। तो आप ये तीनों रिवर का नाम याद रखेंगे, धामेरा, देवी एंड ऋषिकुल्या रिवर। तो यहाँ पे ये मास नेस्टिंग के लिए आते हैं। यहाँ ओडिशा में एक गहिरमाथा बीच है, बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है। ओडिशा में केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में, इस डिस्ट्रिक्ट को वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड फॉर दीज टर्टल्स बोला जाता है। तो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, गहिरमाथा बीच। ओके, ये जो है एक्सटेंड होता है धर्मा रिवर, क्योंकि मैंने आपको 3 रिवर का नाम बताया, सॉरी नॉट धमरा, आप धमरा बोलेंगे नॉट धर्मा, धमरा रिवर माउथ और ब्रह्मणी रिवर माउथ इन द साउथ। अब यहाँ पे 3 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गहिरमाथा मरीन सेंचुरी। तो ये लोकेशंस भी यहीं पे लोकेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कलारीज से रिलेटेड है। कलारीज यानी आपने कलारिया पट्टू का नाम सुना होगा। देयर इज दिस फेमस वेमेन इन केरला, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हर नेम एंड शी इज़ क्वाइट फेमस फॉर हर जिम्नास्टिक एटीट्यूड, मार्शल आर्ट। जो कलारिया पट्टू है आपका केरला का, वहाँ पे इफ़ यू गेट सम टाइम आप यूट्यूब में जाकर के सर्च करें, इफ़ यू सर्च कलारिया पट्टू to Kerala and write down women or something, you'll get to see that women, she is a fabulous woman। तो कैलारीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब लॉकडाउन लगा था सो दे वेर नॉट एबल टू प्रैक्टिस, बट अब वो वापस से ट्रैक में आ गए हैं पोस्ट लॉकडाउन। मोर देन 10,000 मार्शल यूनिट्स इन केरला हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग अब्रप्टली। ये लॉकडाउन के वजह से हुआ था। कलारिया पट्टू क्या है? मैंने आपको बताया ये मार्शल आर्ट है। कहाँ का? ये मार्शल आर्ट है केरला का। ये बेस्ड है ऑन द एंशिएंट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ऐसा बोला जाता है ना कि ये जो कलारिया पट्टू ही है ना, यही कलारिया पट्टू जब आपका मूव किया नॉर्थ एशिया के तरफ, जैसे चाइना की तरफ, तो कुंफू का जो ओरिजिनेशन होता है ना, इसी को बोलते हैं। क्योंकि कलारिया पट्टू इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम जो एग्जिस्टेंस में है। तो ऐसा बोला जाता है कि कुंफू भी यहीं से आपका निकल कर के गया है। ये कलारिया पट्टू आपका केरला में ओरिजिनेट हुआ था। ये तमिलनाडु में भी प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। और इसको कलारिया पट्टू इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्लेस जहाँ पे ये प्रैक्टिस होता है ना, उसको कलारी बोलते हैं। ये एक मलयालम वर्ड है जिसका मतलब होता है काइंड ऑफ जिम्नाजियम काइंड। ओके, कलारी का लिटरली मीनिंग होता है बैटल फील्ड। और कलारी जो वर्ड है ये आपको फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ था तमिल संगम लिटरेचर में, जिसमें बताया गया है कि कलारी एक बैटल फील्ड और कॉम्बैट एरिया है। और कलारिया पट्टू को इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न कुंफू। ओके, ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना। आई थिंक ये 2018 की क्वेश्चन रह चुकी है यूपीएससी की।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कोरिंगा से रिलेटेड है। कोरिंगा जो आपका यहाँ कोरिंगा जो प्लेस है आपका, इट वुड बी इन आंध्र प्रदेश। तो ये जो कोरिंगा प्लेस है, यहाँ पे फिशिंग कैट्स के लिए ये जगह थोड़ी फेमस है। अगर ये आप मैप में देख रहे होंगे तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, ये हमारा आंध्र प्रदेश का मैप है, एंड यू कैन सी कोरिंगा ओवर हियर, ये कोस्ट में आता है। ओके, तो फिशिंग कैट से रिलेटेड है। यहाँ पे एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है, जहाँ पे आपका कलरिंग प्रोजेक्ट होगा फिशिंग कैट का, जिसमें आप उसके हैबिटेट को स्टडी कर सकते हैं, फीडिंग हैबिट स्टडी होगा, थ्रेड्स एंड मूवमेंट्स देखा जाएगा, तो ये सारा होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल किसी भी न्यूज़ का आपको ध्यान देना है कि आप न्यूज़ से निकालेंगे क्या इन्फॉर्मेशन। तो हम सबसे पहले देखिए कोरिंगा के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्या है, कहाँ है। नेक्स्ट हम फिशिंग कैट के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ है। अब जब हम किसी भी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो ये रूल बनाना है कि हम उनका कंजर्वेशन स्टेटस देखेंगे, IUCN में क्या है, साइट्स में क्या है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है। अब थ्रेड्स एक जो हर एक स्पीशीज़ को कुछ थ्रेड्स होता है, इसलिए तो वो हमेशा न्यूज़ में आते हैं ना। तो एक हम जेनरिक थ्रेड्स सारे स्पीशीज़ का बना करके रखेंगे, एक जनरल थ्रेड 3-4 पॉइंट्स का, जो कि हम अपने सारे मैक्सिमम आंसर में यूज़ करें, और 1-2 जो होगा वो आपका स्पेसिफिक थ्रेड होगा। जैसे कि देखिए कुछ थ्रेड्स तो मतलब यूनिवर्सल थ्रेड्स होते हैं ना, कि उनकी पोचिंग होती है, मैक्सिमम ऑफ द स्पीशीज़ की पोचिंग होती है, ठीक है। ह्यूमन सेटलमेंट के वजह से उनका जो हैबिटेट है उसका फ्रैगमेंटेशन होता है, ये भी आपका एक यूनिवर्सल थ्रेट है। तो ये सारे पॉइंटर्स अगर आप याद कर लेंगे ना, तो ये सारे पॉइंटर्स आप किसी भी आंसर में किसी भी स्पीशीज़ के लिए अगर लिखना चाहते हैं, या फिर क्या थ्रेड्स है दूसरे स्पीशीज़ को अदर देन ह्यूमंस फ्रॉम ह्यूमंस, तो आप ये सारा चीज़ ऐसे लिख सकते हैं। तो आप जब भी अपना नोट्स प्रिपेयर करें ना, तो आप कुछ जनरलाइज्ड नोट्स भी प्रिपेयर करें जो आप हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, प्लस आपका फिर कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक होगा। जैसे फिशिंग कैट का एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि वो वेटलैंड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो इसलिए उनकी हैबिटेट की भी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये स्पेसिफिक टू फिशिंग कैट वाला थ्रेट है। तो ऐसे 1-2 आपको स्पेसिफिक भी याद करना है। ओके, फिशिंग कैट मैं बोल रही हूँ, ये फिशिंग कैट क्या होता है, नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये कैट जो है वो फिशिंग कैट, मतलब इट इज़ नोन टू डाइव इन द वाटर टू कैच फिश। ये रहा, ये वाला आप GIF देखिए, हाउ द कैट इज़ डाइविंग इन द वाटर टू कैच द फिश। ये यूजुअली इसका साइज़ जो होता है ना, वो डबल होता है टिपिकल हाउस कैट से, और ये बहुत पावरफुल बिल्डअप स्टॉकी लेग्स होती है इनकी। ओके, ये बहुत ही एडेप्ट स्विमर होते हैं और वाटर में बहुत फ्रीक्वेंटली एंटर करते हैं फ़िश को पकड़ने के लिए। ओके, ये नक्चर्नल होते हैं, मतलब ये जो आपके ये रात में शिकार करते हैं। ओके, तो ये वर्ड याद रखना, नक्चर्नल। देखो ऐसा वर्ड्स ना आपको यूज़ करना है अपने आंसर में, तो आपका आंसर और इन्हांस हो जाएगा। उसके बाद फिशिंग कैट अपार्ट फ्रॉम फिश, फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स, या फिर कैराकसेस अगर बड़ा एनिमल का है, ये सारे चीज़ों पे भी अब फीड करता है। ये ब्रीड करते हैं, दीज कैट्स आर केपेबल ऑफ ब्रीडिंग ऑल राउंड द ईयर, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो इनका पीक ब्रीडिंग सीजन है ना, वो मार्च टू मई होता है। तो ये इतना मैंने आपको फिशिंग कैट के बारे में बता दिया। अब ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इनका कलर करने वाला, टू स्टडी देयर हैबिटेट एंड फीडिंग हैबिट्स एंड ऑल, तो ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में पड़ रहा है। तो आपको थोड़ा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में जानना है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जैसे मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश में एक आपका प्लेस है, उसको काकीनाडा बोलते हैं। इस प्लेस के पास में आपका कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है मैंग्रोव का इंडिया में, ओके, विथ 24 मैंग्रोव ट्री स्पीशीज एंड मोर देन 120 बर्ड्स। तो अगर कोरिंगा आपका सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो फर्स्ट क्या होगा, कौन सा होगा? फर्स्ट है सुंदरबंस, ओके। ये होम है टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट बैग्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर। ऐसा तो नहीं है ना कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में आपको बस फिशिंग कैट्स ही मिलेगी, ऑब्वियसली दूसरे स्पीशीज़ भी मिलेंगे ना वहाँ पे। तो यहाँ पे वाइट बैग्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर,
यहाँ पे ये भी पाया जाता है, ठीक है। और ये जो सैंक्चुरी है ये पार्ट है गोदावरी एस्चुरी का, ओके। यहाँ पे गोदावरी एक एस्चुरी बनाती है, और मैंने आपको बताया मैंग्रोव एंड ड्राई डेसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है मैंग्रोव्स का आफ्टर सुंदरबंस। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है, इस न्यूज़ से आप इतना इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे एंड मेक श्योर कि आपको ये सारी चीज़ मेमोराइज होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एमपी लैड स्कीम के बारे में है। एमपी लैड स्कीम के बारे में अगेन दिस वाज ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन इन 2020, बट देखो अगर जैसे क्वेश्चन पूछ लिया ना एमपी लैड से, तो इट डज नॉट मीन कि द क्वेश्चन विल नॉट कम अगेन इन द पेपर। हाँ, यूपीएससी हैव दिस हैबिट ऑफ रिपीटिंग द क्वेश्चन यूजिंग लाइक अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली वो स्टेट पीसीएस तो नहीं है ना कि वो एग्जैक्टली सेम ऑप्शन एंड सेम क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके आपको दे देंगे, बट वो उस टॉपिक से एक दूसरा ब्यूटीफुल क्वेश्चन प्रिपेयर करके वो आपको पेपर में थ्रो कर सकते हैं। तो अगेन आपके लिए ये एमपीलैड स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपीलैड स्कीम जो है इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम बोलते हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 1993 में नरसिम्हन राव गवर्नमेंट के टाइम में। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो आपको ध्यान देना है दिस स्कीम इज सेंट्रल सेक्टर, मतलब इट इज़ फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। ये जो स्कीम है इट वाज एम्ड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फंड्स, किस लिए? डेवलपमेंट वर्क के लिए, जो कि हर एक इंडिविजुअल एमपी अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ डेवलपमेंटल वर्क देगा कि ये मेरा फंड है, इस फंड से मैं अपने जो मेरा एरिया है यहाँ पे मैं कुछ डेवलपमेंटल वर्क करना चाहता हूँ, ठीक है। जो फंड्स के बारे में अगर बात करें तो पहले जो एमपी को है ना कोई भी काम करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए एनुअली दिया जाता था 1994-1998 के टाइम में, ठीक है। उसके बाद 1998 आते आते ना वो 2 करोड़ हो गया, लेकिन 2011-12 में यूपीए की गवर्नमेंट ने क्या किया, इस फंड को इंक्रीज करके 5 करोड़ पर एमपी कर दिया। तो अभी जो लेटेस्ट हर एक एमपी को पैसा मिलता है ना वो 5 करोड़ पर एमपी मिलता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है, ओके। इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है कि क्या एमपी को पैसा मिला है तो वो एमपी जाके खुद इम्प्लीमेंट करेगा? नहीं, दे विल रेकमेंड दैट वर्क टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उस रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन का काम क्या कौन करेगा? वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। तो एमपी बोलेगा कि मुझे मेरे इस डिस्ट्रिक्ट में ये वर्क करवाना है, तो आप इस चीज़ को देखिए। फिर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो आइडेंटिफाई करेंगे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को, एंड फिर वो वर्क एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है दे आर ओनली रिक्वायर्ड टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन एंड सबमिट मंथली रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, कंप्लीशन ऑफ वर्क रिपोर्ट टू द नोडल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। ऐसा नहीं है कि वो एमपी वहीं पे बैठ करके उसी डिस्ट्रिक्ट में देखेगा कि काम फिनिश हो रहा है कि नहीं। दीज एमपीज are governing the country, they have a lot of other works to do also, but ये एक मीन्स निकाला है गवर्नमेंट ने जहाँ पे हर एक एमपी किसी डिस्ट्रिक्ट को पैसा दे करके वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को यूज़ करवा के करा सकता है। तो काम सारा आपका कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी करेगा, ठीक है। एमपी लैड फंड है ना, इस फंड को मर्ज किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये फंड बस स्पेसिफिक एक ही पर्पस के लिए यूज़ होगा। अगर मनरेगा का फंड में शॉर्टेज है या फिर जैसे खेलो इंडिया का कुछ चल रहा है तो ये फंड वहाँ पे भी एमपी मर्ज करने के लिए बोल सकता है। रिकमेंडेशन ऑफ वर्क अब कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया हर जो एमपी होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्क को रेकमेंड करेगा। लोकसभा वाला अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्क को रेकमेंड करेगा, लेकिन इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है वो वर्क को रेकमेंड कर सकते हैं, हाँ, एनीवेयर इन द स्टेट फ्रॉम विच दे आर इलेक्टेड। लोकसभा वाले एमपी जो है आपके वो वर्क को आपका रेकमेंड करेंगे अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन राज्यसभा के एमपी अपने स्टेट में जिस स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो उस वर्क को रेकमेंड कर सकते हैं। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है लोकसभा एंड राज्यसभा को, वो कहाँ इस वर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? वो क्योंकि वो नॉमिनेटेड है लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों वर्क को इंडिया के किसी भी पार्ट में एनीवेयर इन द इंडिया वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
अब कुछ गाइडलाइंस है आपका लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एम्पलैड्स से रिलेटेड, वो गाइडलाइंस का जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो पब्लिश होता है बाय मॉस्पी। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये एम्पलैड्स से रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। ये स्टार्ट किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव टू इनेबल MPs टू रिकमेंड वर्क ऑफ डेवलपमेंट नेचर। जैसे जो मैंने आपको बताया ना उसी को जस्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करके ये सारे स्टेटमेंट लिखे हुए। अब देखिए क्या बनाना है, ड्यूरेबल एसेट बना सकते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस का, जैसे प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ, सैनिटेशन, रोड, ये सब क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर टू जेनरिक जो आप खुद से ये सब चीज़ डिफाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये रिकमेंड करता है MP को टू वर्क कॉस्टिंग एटलीस्ट 15% ऑफ देयर एंटाइटलमेंट फॉर द ईयर फॉर एरियाज इनहेबिटेड बाय शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एंड 7.5% फॉर एरियाज इनहेबिटेड बाय ST पॉपुलेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको पैसा मिल रहा है ना, तो MP को अपने फंड को इस तरह से डाइवर्ट करवाना है कि वो फंड जो है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए भी यूज़ हो सके। लगभग 15% शेड्यूल, आई थिंक 15% इज़ फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 7.5% इज़ फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या और गाइडलाइंस है, इट लेज डाउन अ नंबर ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, हॉल्ट, CCTV लगा दो यार, सेफ्टी का इश्यूज़ होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कुछ काम कर दो, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस कर दो। तो ये MP को बोला जाता है कि ये आपका रहा 5 करोड़, आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में या फिर इंडिया में कहीं पर, वो डिपेंड करता है आप लोकसभा के MP है, राज्यसभा के MP है, या फिर इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है, उस हिसाब से आप काम करेंगे। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट एंड इस चीज़ को याद कर लो बिकॉज इट कैन इटसेल्फ बी अ मेंस क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो अमृत पोर्टल से रिलेटेड है। ये पोर्टल व्हीकल से रिलेटेड है, ओके। ये पोर्टल एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारा मिथ्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, उनके परचेज, इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिसीज, सब्सिडीज़, तो ये सारे अमृत पोर्टल एक मिथ बस्टर का काम करता है। इस पोर्टल में आपको सीधा साधा फैक्चुअल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का एक फेमस कोटेशन है जो आपका इस चीज़ से रिलेटेड है, द वर्ल्ड इज़ नाउ इन द मिडिल ऑफ अ न्यू मोबिलिटी रेवोल्यूशन। जैसे मोबिलिटी रेवोल्यूशन मतलब क्या है, मतलब हम जो कन्वेंशनल हमारा प्रैक्टिस है जो व्हीकल्स का, उससे हट करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव कर रहे हैं एंड वी आर इन द मिडिल ऑफ दैट। तो आप ये कोटेशन को भी मार्क कर सकते हैं, द वर्ल्ड इज़ नाउ इन द मिडिल ऑफ अ न्यू मोबिलिटी रेवोल्यूशन। ये पोर्टल डेवलप किसने किया है? इस पोर्टल को डेवलप किया है नीति आयोग ने अंडर अ कोलैबोरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम विद UK गवर्नमेंट। इस पोर्टल का फीचर यही है कि ये अवेयरनेस इंक्रीज करेगा EVs के बारे में, सेंसिटाइज करेगा कस्टमर्स को कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच कर रहे हैं तो कितनी बेनिफिट है। और ये इनिशिएटिव नीति आयोग एंड UK गवर्नमेंट। अमृत पोर्टल किससे रिलेटेड है? व्हीकल्स से, ओके। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने 15 नवंबर को दे हैव अप्रूव्ड टू बी कमेमोरेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस। ये क्या है ये दिवस? दिस इज टू लाइक कमेमोरेट द ब्रेव, जितने ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे ना, ठीक है, उन लोगों को कमेमोरेट करने के लिए, उन लोगों को रेस्पेक्ट देने के लिए 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस होगा। अभी हमारा इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट किया है, तो इसी के जो सेलिब्रेशन का पार्ट है ना, जैसे आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव @75 चल रहा था, तो ये सब चीज़ में गवर्नमेंट ये कुछ कुछ कर रही है, ठीक है। सेवरल ट्राइबल मूवमेंट्स जो है हमारे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, बट द पुअर थिंग इज़ वेरी फ्यू पीपल इन आवर कंट्री आर अवेयर अबाउट द सैक्रिफाइसेस ऑफ दीज वेरियस ट्राइबल कम्युनिटीज़, जिनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। संथाल ट्राइब, खासीज, भिल्स, मीज़ो ट्राइब्स, कोल्स, ये कुछ नाम जो है मैं आपको बता रही हूँ।
ओके, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम इनॉग्रेट किया जाएगा रांची झारखंड में, एंड इट वुड बी इनॉग्रेटेड बाय अ प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा म्यूजियम हमारे कंट्री में होना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो सके, लोग जान सके, पीपल शुड गो एंड विजिट दीज काइंड ऑफ प्लेसेस एंड वो देख सके कि कितने सैक्रिफाइसेस रहे हैं हमारे कंट्री के लोगों के, जिसके वजह से टुडे वी आर एट दिस प्लेस एंड वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट दिस। देखिए 15 नवंबर का डेट चूज़ हुआ है ना, ये जो डेट है ये एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी है बिरसा मुंडा का भी। बिरसा मुंडा को अगर आपको पता होगा, ही इज़ फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड, जो झारखंड एंड बिहार वाज लाइक वन स्टेट वन प्रोविंस इन द पास्ट। तो ये जो बिरसा मुंडा है, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी वो भी 15 नवंबर होता है, और बिरसा मुंडा को ना गॉड मानते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ वाले इंटायर इंडिया में। तो चलो मैं शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताती हूँ जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं। फर्स्ट हम बिरसा मुंडा को ही ले लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 15 नवंबर 1875। ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ही स्पीयर हेडेड एन इंडियन ट्राइबल रिलीजियस मिलीनियरियन मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, कब 19th सेंचुरी के टाइम में, ऑन बिहाफ ऑफ द मॉडर्न डे, मतलब जो ट्राइबल बेल्ट जो है ना, मॉडर्न डे जो झारखंड बिहार वाला एरिया है वहाँ से। तो आप बिरसा मुंडा का ये देखेंगे। नेक्स्ट है शहीद वीर नारायण सिंह। हाँ, इनको प्राइड कंसिडर किया जाता है छत्तीसगढ़ का। ओके, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक चलती ही लूटेड ट्रेडर्स ग्रेन स्टॉक, और वो जो जितना भी ग्रेन्स उन्होंने लूट किया था वो उन्होंने 1856 के टाइम में, जब हमारे कंट्री में फमाइन चल रहा था, उस अनाज को उन्होंने गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। इनकी सैक्रिफाइस है ना, इनको इट मेड हिम अ ट्राइबल लीडर, और ही बिकेम द फर्स्ट मार्टियर फ्रॉम छत्तीसगढ़ इन द इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। क्योंकि देखो 1856 फेमाइन के बारे में बात हो रहा है, और 1857 में आपका एक बार रिवोल्ट हो चुका है। तो 1857 का रिवोल्ट का जब हम रीजंस पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो रीज़न बस ऐसे ही आपका कार्ट्रिज वाला आर्म्स एंड एम्यूनेशन, बस यही सारा आपका रीजंस नहीं था। रीजंस बहुत सारा, कुछ इमीडिएट रीजंस थे, ओके, जो कि एकदम तुरंत बैकफायर किए थे, एंड कुछ रीज़न जो हमारा कंट्री ऑलरेडी कुछ सालों से सफ़र कर रहा था ना, तो वो एक हद से बर्दाश्त से बाहर हो गया था। हाँ, तो इनको 1857 वाले रिवोल्ट का फर्स्ट मार्टियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर जो हैं वो हैं श्री अलूरी सीताराम राजू। ओके, He was born on 4th July 1897 in a village called मुगालू। मुगालू विलेज में इनका जन्म हुआ था, ओके, आंध्र प्रदेश में। ये बहुत याद किए जाते हैं बिकॉज इन्होंने रंपा रेबिलियन किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश, जहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था बहुत सारे ट्राइबल्स ऑफ विशाखापट्टनम और ईस्ट गोदावरी, और रिवोल्ट किया था इन लोगों के अगेंस्ट में। ये इंस्पायर्ड थे बाय द रेवोल्यूशनरीज ऑफ बंगाल, ठीक है, वहाँ से इंस्पायर होकर के ये किए थे। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर हैं, इनका नाम है रानी गाइडिनलू। ओके, ये जो एक नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर रही हैं, जो जिन्होंने रिवोल्ट लेड किया है ब्रिटिश के अगेंस्ट। हाँ, बहुत स्पेसिफिक चीज़ जो आपको पता, इनके बारे में पता होना चाहिए, ये मात्र 13 साल की थी, ओके, व्हेन शी जॉइंड द हेराका रिलीजियस मूवमेंट। हाँ, इनके कज़न हैं जिनका नाम था हाइपू जेदोनांग। ही वॉज इन्वॉल्व इन दिस रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड ऑल, एंड उनसे इंस्पायर होकर के शी ऑल्सो जॉइन दिस। हाँ, इनके लिए जो नागा पीपल की जर्नी है ना टू फ्रीडम वॉज पार्ट ऑफ इंडियाज़ वाइडर मूवमेंट फॉर फ्रीडम। इनके लिए ये नहीं था कि वी नीड इंडिपेंडेंस ऑफ नागा फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया, ये बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव वाली थी, और इनका कहना था कि अगर जो नागा का जर्नी है ना फ्रीडम का, ये हमारे भारत का ही फ्रीडम है from the British rule. Okay, she also spread the message of Gandhi ji in the Manipur district, and इनको जेल हो गया था, and later on she was released only when our country got independence and she was just 13 years of age. नेक्स्ट जो हमारे फ्रीडम फाइटर है वो सिद्धू एंड कानू मुर्मू के बारे में है।
सिद्धू एंड कानू मुर्मू जो है ये दो संथल ब्रदर्स थे। इन्होंने 10,000 संथल्स को ऑर्गेनाइज करके रेबेलियन किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट। ओके, इन ट्राइबल्स ने एक ओथ लिया था कि हम अपने मातृभूमि से, अपने होमलैंड से ब्रिटिश को निकाल फेंकेंगे। हाँ, मुर्मू ब्रदर्स की सिस्टर थी, 2 सिस्टर्स वे देयर, जिनका नाम है फूलो एंड झानो। इन्होंने भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, ये बहुत एक्टिव पार्ट प्ले किया है इस फ्रीडम स्ट्रगल में। सिद्धू कानू इज़ ऑलरेडी एन आस्क्ड क्वेश्चन, बिरसा मुंडा इज़ ऑलरेडी एन आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये सब हिस्ट्री का स्टैटिक पार्ट है एंड ये सब पार्ट से भी लाइक ईच ईयर एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। तो सारे जितने भी आपके इंडिपेंडेंस के मूवमेंट रहे हैं, ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट्स मूवमेंट, तो ये सारे मूवमेंट के लीडर्स कौन थे, कौन से एरिया में था, क्या रीज़न था, ये सारा चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कर्नाटका गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उन्होंने डिसाइड किया है 11 नवंबर को सेलिब्रेट करना एज ओनाके ओबवा जयंती। इफ़ आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंशिएट इट, आई एम वेरी सॉरी, बट अगर ये इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है तो शायद मेरे मुंह से ये ऐसे निकल रहा है। इट माइट साउंड लाइक अ बिट डिफरेंट फॉर ऑल द कन्नाडा पीपल। तो ये 11 नवंबर को ये डिसाइडेड हुआ है, ठीक है। अब ओनाके ओबवा कौन थी? ये एक विमेन वॉरियर थी जिन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ हैदर अली। हैदर अली के अगेंस्ट में ये लड़ी थी सिंगल हैंडेडली। ओके, हैदर अली कौन थे? हैदर अली जो मैसूर किंगडम वहाँ के रूलर थे एंड फादर ऑफ टीपू सुल्तान। हाँ, इन्होंने इन्वेड किया था चित्रदुर्ग फोर्ट जो रूल किया जाता था बाय मदकरी नायका। ओके, तो ये जब हैदर अली ने इन्वेड किया था चित्रदुर्ग फोर्ट को, ठीक है, तो ओनाके ओबवा जो थी ये वाइफ थी आपका एक सोल्जर कन्हाले मुद्दा हनुमा का, जो उस गार्ड के फोर्ट थे। तो शी ऑल्सो लाइक प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए कर्नाटका गवर्नमेंट ओनाके ओबवा जयंती बनाना चाहती है 11 नवंबर को। चित्रदुर्ग फोर्ट का लोकेशन पता होगा आपको, तो ये कर्नाटका में है, द फोर्ट ऑफ 7 सर्कल्स इन कर्नाटका। सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो ओबावा जो हैं आपके ओनाके ओबावा, इनको बहुत ये माना जाता है कि ये बहुत एपिटम ऑफ प्राइड है फॉर द कन्नड़ा पीपल, ठीक है। और अदर विमेन वॉरियर उस स्टेट की रह चुकी हैं जिनका नाम अब्बका रानी है, केलादी चेन्नम्मा है, कित्तूर चेन्नम्मा है। ओके, तो ये जो आपके अदर नेम्स है ना, ये आपके कर्नाटका केपी जो कर्नाटका पीसीएस होता है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर याद रखना चाहें तो आप ओनाके ओबवा जयंती के बारे में याद करेंगे, बट अगेन दिस इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो 11 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। हाँ, ये हो सकता है कि उन्होंने हैदर अली के अगेंस्ट फाइट किया था, उस पर्सपेक्टिव से हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका जो ओनाके ओबवा से इंस्पायर्ड होकर के ना जो चित्रदुर्ग पुलिस है, दे स्टार्टेड ओबावा पड़े, मतलब एक विमेन का, मतलब कुछ विमेन का पुलिस कांस्टेबल का स्क्वाड होता है और वो प्रोटेक्ट और एजुकेट करती हैं उस विमेन के उस डिस्ट्रिक्ट में जितने विमेन हैं उनको। तो चलो, सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से देखते हैं कि आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं। IUCN स्टेटस ओलिव रिडले टर्टल का वल्नरेबल है। कलारियापट्टू मार्शल आर्ट मणिपुर का है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है। रिसेंटली ज्वाइन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड साइट्स अंडर रामसर कन्वेंशन। ई अमृत पोर्टल जो है, इट इज़ launched with the aim of creating awareness regarding electric mobility. As a part of a long year commemoration of 75 years of independence, the Union Cabinet approved declaration of November 15 as जनजातीय गौरव दिवस। किस लिए? टू रिमेंबर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। तो चलो आंसर देखते हैं। दिस इज राइट, दिस इज राइट। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, डिड इट जॉइन द लिस्ट ऑफ रामसर? नो, नॉट येट। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, बट ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जस्ट बिकॉज इंडिया में हमारे जितना भी रामसर साइट है ना, एक एक प्लेस, लोकेशन एंड उसका फीचर्स आपके टिप्स में होना चाहिए। आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है कि अगर आपको कोई भी बोले कि रेणुका वेटलैंड कहाँ है, चंद्रताल कहाँ है, ओके, तो तुरंत आपके ब्रेन में ये सब सारी चीज़ें स्ट्राइक करना चाहिए। और कलारियापट्टू मैंने आपको बार बार बोला है कि ये केरला से है, मणिपुर से नहीं है, सो दिस इज़ रॉन्ग।
थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सेशंस के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करेंगे जिसका नाम है स्वेवन लर्नर्स। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।